आज हम भारतीय संविधान की कह सकते हैं 2 सबसे ऊंची कुर्सियों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक श्रोता ने ही भेजे हैं। एक तो राष्ट्रपति पर बना एक जबरदस्त विजुअल माइंड मैप है, मतलब एक पेज पर पूरी कहानी, और दूसरा उपराष्ट्रपति के लिए कमाल की मेमोरी ट्रिक। तो हमारा आज का मिशन सिर्फ इन पदों को समझना नहीं है, बल्कि इन्हें इस तरह से समझना है कि परीक्षा में कोई भी सवाल आए हम तैयार रहें। बिल्कुल, और ये नोट्स और ट्रिक्स मतलब शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आपको क्या बताते हैं, लेकिन परीक्षाओं में असली बढ़त तो तब मिलती है जब आप क्यों समझना शुरू करते हैं। ये पद सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के इंजन में संतुलन बनाने वाले पहियों की तरह है। बिल्कुल, तो चलिए सीधे राष्ट्रपति वाले माइंड मैप से ही शुरू करते हैं। ठीक है। इसकी खूबी यह है कि एक नजर में सब कुछ सामने आ जाता है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात है पद, जिसका जिक्र अनुच्छेद 52 में है। ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सीधी सी बात लगती है ना? है तो सीधी बात, पर बहुत शक्तिशाली है। ये एक शब्द होगा मतलब शैल बी, यही तय करता है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब है कि देश का मुखिया हमेशा एक चुनाव हुआ व्यक्ति होगा, कोई मतलब वंशानुगत राजा या रानी नहीं। अच्छा, हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव इसी एक लाइन पर टिकी है एक तरह से। वाह, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो अगर किसी को इस पद पर बैठना है तो क्या चाहिए? माइंड मैप हमें अनुच्छेद 58 पर ले जाता है, जो योग्यता बताता है। उम्र 35 साल, भारत का नागरिक और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य। हाँ, लेकिन इसमें एक और शर्त है। अनुच्छेद 59 में लाभ के पद पर न हो। ये लाभ का पद, ये क्या चीज है? ये सुनने में थोड़ा मतलब साफ नहीं लगता। ये बहुत जरूरी शर्त है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति रहते हुए आप सरकार के अधीन कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। मतलब ऐसी कोई नौकरी जहां से आपको तनख्वाह या कोई और फायदा मिल रहा हो। अच्छा, इसके पीछे का मकसद है निष्पक्षता। सोचिए, अगर राष्ट्रपति किसी मंत्रालय के अधीन एक और पद पर हों तो उनकी वफादारी तो बढ़ जाएगी ना। हाँ, सही बात है। ये शर्त पक्का करती है कि उनकी एकमात्र वफादारी भारत के संविधान के प्रति हो। समझ गया, ये हितों के टकराव को रोकने के लिए। अब आते हैं सबसे पेचीदा हिस्से पर, जहां से अक्सर सवाल बनते हैं। निर्वाचन, यानी अनुच्छेद 54 और 55। माइंड मैप बताता है कि इन्हें एमपी और एमएलए मिलकर चुनते हैं, और तरीका है एकल संक्रमणीय मत। ये सुनने में इतना भारी लगता है कि हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। जरूर, इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम चुन रहे हैं। मान लीजिए 3 फ्लेवर हैं, चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी। आप सिर्फ ये नहीं बताते कि आपकी पहली पसंद चॉकलेट है, आप अपनी दूसरी पसंद जैसे वनीला और तीसरी भी बताते हैं। ठीक है। अब अगर चॉकलेट को जीतने के लिए जरूरी वोट नहीं मिलते तो उसे दौड़ से हटा दिया जाता है, पर आपका वोट बर्बाद नहीं होता, वो आपकी दूसरी पसंद यानी वनीला को चला जाता है। अरे वाह। राष्ट्रपति चुनाव में भी ठीक यही होता है। हर वोटर उम्मीदवारों को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करता है। इससे ये पक्का होता है कि जो भी जीते उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिले। ये शानदार उदाहरण है, अभी हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा। तो एक बार कोई चुन लिया गया तो अनुच्छेद 56 के हिसाब से उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, और अनुच्छेद 57 कहता है कि वो कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। जी हाँ, इस पर कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जो माइंड मैप में भी हाईलाइट किया गया है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान हैं, सारी शक्ति उनमें निहित होगी, लेकिन साथ में एक छोटा सा शब्द लिखा है, नाम मात्र की। क्या ये एक विरोधाभास नहीं है कि सारी शक्ति भी है और वो नाम मात्र की भी है? ये विरोधाभास नहीं है, यही भारतीय संसदीय प्रणाली का सार है। इसका मतलब है कि सरकार के सारे काम, सारे कानून, सारी संधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। कागज पर तो वो सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन असल में वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। तो वो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, पर सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल, ये पक्का करता है कि इतनी बड़ी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में बिना जवाबदेही के ना रह जाए। तो क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है, या कोई ऐसी स्थिति है जहां वो अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर मामलों में उन्हें सलाह माननी होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां उनके
विवेक की भूमिका होती है। जैसे अगर चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तो किसे प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाना है, ये तय करना राष्ट्रपति का अपना फैसला होता है। अच्छा, तो वो रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि संविधान के संरक्षक हैं जो संकट के समय में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये बहुत स्पष्ट हुआ। अब माइंड मैप के आखिरी और सबसे कह सकते हैं नाटकीय हिस्से पर आते हैं, महाभियोग यानी अनुच्छेद 61। स्रोत में एक रोचक तथ्य है कि ये प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है, पर ये इतनी ही मुश्किल क्यों बनाई गई है? इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र तरीका है और उसका आधार सिर्फ एक है, संविधान का उल्लंघन। ये प्रक्रिया इतनी जटिल इसलिए है ताकि कोई भी सरकार राजनीतिक कारणों से राष्ट्रपति को आसानी से ना हटा सके। सही बात है। ये पद की गरिमा और स्थिरता की रक्षा करता है, और ये तथ्य कि आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा, ये इस पद के सम्मान को दिखाता है। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति का पद शक्ति और सीमाओं के एक बहुत ही महीन संतुलन पर टिका है, लेकिन क्या होगा अगर ये पद अचानक खाली हो जाए? हाँ, मृत्यु, इस्तीफा या किसी और कारण से। यहीं पर हमारे संविधान की दूरदर्शिता दिखती है और उपराष्ट्रपति की भूमिका सामने आती है। बिल्कुल, जो सिर्फ एक अतिरिक्त पद नहीं बल्कि निरंतरता की एक बहुत जरूरी कड़ी है। और इसे समझने के लिए हमारे पास वो कमाल की मेमोरी ट्रिक है, उसरा निकास। चलिए इसे एक एक करके खोलते हैं। पहला अक्षर है ऊ, जो हमें अनुच्छेद 63 की याद दिलाता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, सीधा और सरल। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति की तरह ये अनुच्छेद पद की स्थापना करता है। अगला अक्षर है स, यानी अनुच्छेद 64, और स्रोत कहता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। स का मतलब है सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। और ये बिंदु उपराष्ट्रपति के पद को असली काम और महत्व देता है। वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इंतजार में बैठे उत्तराधिकारी नहीं है। अच्छा, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोजमर्रा का विधायी काम है, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना। ये एक बेहतरीन बात है। और चूंकि वो सदन के चुने हुए सदस्य नहीं होते, उनसे ज्यादा निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। ट्रिक का अगला अक्षर है रा, जो अनुच्छेद 65 को दिखाता है। इसका मतलब है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। हाँ, ये संविधान का प्लान बी है, कह सकते हैं। ये पक्का करता है कि देश का शीर्ष पद एक पल के लिए भी खाली ना रहे। बिल्कुल, सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी भ्रम या देरी के हो, इसके लिए एक बहुत ही साफ व्यवस्था है। तो उसरा के बाद आता है निकास। इसमें पहला अक्षर है नी, जो अनुच्छेद 66 के लिए है, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ एक छोटा सा अंतर है ना? हाँ, और परीक्षा के लिए ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए दोनों वोट देते हैं। हाँ, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी एमपी ही वोट देते हैं। विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अगला अक्षर है का, अनुच्छेद 67, यानी उनका कार्यकाल जो राष्ट्रपति की ही तरह 5 साल का होता है। जी, 5 साल। और अंत में है स, जो 2 अनुच्छेदों को कवर करता है, 68 और 69। अनुच्छेद 68 चुनाव का समय तय करता है और अनुच्छेद 69 उनकी शपथ से संबंधित है। बिल्कुल सही। तो देखिए, बस एक शब्द उसरा निकास और उपराष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद 63 से 69 तक, मतलब पूरी श्रृंखला याद हो गई। ये वाकई में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। ये बिल्कुल है, लेकिन मैं कहूंगी इस ट्रिक की एक सीमा भी है। ये आपको अनुच्छेद तो याद करा देगी, लेकिन उनके पीछे का तर्क नहीं बताएगी। अच्छा, जैसे ये ट्रिक ये नहीं बताती कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से अलग और सरल क्यों है। ये ट्रिक्स ज्ञान के विशाल महासागर में लंगर डालने जैसी हैं, पर असली खजाना तो गहराई में गोता लगाने से ही मिलता है। बहुत सही कहा। तो आज हमने 2 बहुत ही अलग लेकिन असरदार तरीकों से इन शीर्ष पदों को देखा। राष्ट्रपति के लिए एक विस्तृत विजुअल माइंड मैप जो शक्तियों के संतुलन को दिखाता है, और उपराष्ट्रपति के लिए उसरा निकास जैसी एक तेज और सटीक मेमोरी ट्रिक। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान जैसे जटिल विषय को समझने के लिए अलग अलग तरीकों की जरूरत होती है। कभी आपको बड़ी तस्वीर देखनी पड़ती है और कभी कभी आपको स्मार्ट शॉर्टकट चाहिए होते हैं। और परीक्षा में सफलता इन दोनों के संतुलन में ही छिपी है।